हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एक्टिविटी के द्वारा समझ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कल पढ़ा था कि जिसमें कोई हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से हटा दे, यानी कि स्थानांतरित कर दे और खुद जाके वहाँ जुड़ जाए, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझ रहे हैं एक्टिविटी के द्वारा। तो हमें चाहिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब चाहिए एक, और हमें कुछ आयरन की नेल्स चाहिए। तो हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, CuSO4 का एक सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर हम आयरन की नेल्स डाल देंगे। ठीक है, तो जब हम उसमें आयरन की नेल्स डाल देंगे तो कुछ समय बाद में उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर से रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट में कॉपर को अलग करके उसको डिस्प्लेस कर दिया है और खुद जाके उस सल्फेट के साथ जुड़ गया। अब अपनी रिएक्शन क्या बन गई? हमने Fe आयरन की नेल्स ली थी और हमने सॉल्यूशन लिया था CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। तो हमें क्या मिला? कॉपर को उसने आयरन ने अलग कर दिया और उसके बाद में खुद जा कर के SO4 के साथ जुड़ गया, यानी कि FeSO4। अब हम देखेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में हैं उतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में है कि नहीं। ठीक है, तो Fe यहाँ पे 1 है। ठीक है, और इधर की हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में भी Fe 1 है। ठीक है, कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे भी प्रोडक्ट के अंदर 1 है। अब हम SO4 देखेंगे तो SO4 भी रिएक्टेंट में 1 है, SO4 भी रिएक्टेंट में 1 है। तो हमारी जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली है, और जो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली है उसकी अभिक्रिया जब हम वाटर के साथ में करवाएंगे, उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे तो हमें नाइट्रिक एसिड मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम समझते हैं, इसको N2 लिया है हमने नाइट्रोजन गैस, इसकी अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अभिक्रिया जो है वो बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं इधर की साइड में, दो एटम है नाइट्रोजन के, इधर 1 एटम है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसका मतलब इधर भी नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी रिएक्टेंट के अंदर जितने एटम की संख्या होती है उतने ही एटम की संख्या प्रोडक्ट के अंदर भी होनी चाहिए। एरो मार्क से इधर जो होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जितने एटम की संख्या रिएक्टेंट में होनी चाहिए उतने ही प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, ये रूल होता है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमें NO2 मिला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब इसकी अभिक्रिया हम वाटर के साथ में करवाएंगे, यानी कि NO2 का रिएक्शन हम पानी के साथ में करवाएंगे तो हमें मिलेगा HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, यहाँ पे H2 है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको भी हम बैलेंस करेंगे। तो NO2 जो है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन 1 है और जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन 2 हो गए अभी। ठीक है, ऑक्सीजन अब कितने हो गए? 3 2 जा 6 हो गए ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन 6 कैसे करेंगे? पहले बात तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या बढ़ गई है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, नाइट्रोजन की संख्या बढ़ गई है अभी, तो इधर भी 2 हो गई है, इधर भी 2 हो गई है। अब हाइड्रोजन बराबर है। अब ऑक्सीजन देखेंगे हम, ऑक्सीजन इधर 3 2 जा 6 हो गया है, इधर यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 यहाँ पे है। तो हम जो है 6 करने के लिए 4 तो हैं, यहाँ पे 2 लगा दें तो अभी कितना हो गया? 4
और 2 6 हो गया, लेकिन 6 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई। तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई यहाँ पे। तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई तो अब यहाँ नाइट्रोजन की संख्या बढ़ गई। तो नाइट्रोजन की संख्या बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, अब 4 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लेना, आप कर सकते हो इसको बैलेंस, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अगर समझ में नहीं आए तो फिर बता देना मेरे को, ठीक है। अब हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर देखेंगे कि नॉन मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। स्टीम जो होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, निकलती है। फास्फोरस जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। जब हम इसको ओपन एयर के अंदर रखते हैं तो ये फायर कैच कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड, कि नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पतले एसिड्स, यानी डिल्यूट का मतलब होता है पतला, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। तो जो पतले एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं नॉन मेटल, लेकिन गाढ़े जो एसिड होते हैं उनके साथ में रिएक्शन करते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम सल्फर के साथ में कराते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। जैसे कि हम सल्फर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हैं S+HNO3, ठीक है, तो हमें SO2 प्लस NO2 प्लस H2O मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। तो आप मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताएंगे किस तरीके से करेंगे हम इस रिएक्शन को बैलेंस। आप मुझे इससे पहले जो रिएक्शन बताई थी उसको भी बैलेंस करके बताएंगे और इसको भी बैलेंस करके बताएंगे कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। मैंने अभी बहुत बार आपको बता दिया है कैसे बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है यूजेस ऑफ कॉमन मेटल। अगर आपसे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ये रिएक्शन बैलेंस करके बताऊंगी। वैसे ऑलरेडी इसमें बैलेंस करके दी हुई है, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब यूजेस ऑफ कॉमन एसिड्स, सॉरी कॉमन मेटल्स, यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के यूजेस दे रखे हैं, ये दोनों के यूजेस हैं, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। और कल मैं इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगी।